नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं आपके लिए, जो व्यापम द्वारा बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और अधिकतर एग्जाम में पूछती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें डिटेल में बताई गई है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट आपको दे सकती है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो जो हमारा पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, ये स्थित है होशंगाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखिए। हर चीज़ का फैक्ट लिखा हुआ है, जिससे आपकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो पंचमढ़ी की हिल स्टेशन जो है, जो होशंगाबाद जिले में स्थित है, यह ब्रिटिश राज्य के बाद एक छावनी बना था। ठीक है, तो इसे पंचमढ़ी छावनी के नाम से भी जानते हैं। इसे व्यापक रूप से सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्यापक रूप से सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और सतपुड़ा रेंज में सबसे ऊंचा बिंदु धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी 1352 मीटर, आपको पता ही होगा। धूपगढ़ मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी कितनी है? 1352 मीटर, जो सतपुड़ा रेंज में ही स्थित है। इसका एक हिस्सा है सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी मध्य भारत का एक हिल स्टेशन है। यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भगवान शिव महाभारत में पांडवों के लिए भी प्रसिद्ध थे। इतनी चीज़ों के लिए पंचमढ़ी आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यही है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, ये देशों की नहीं, यहाँ पर आएगा राज्यों की परियोजना है। संयुक्त, दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये जो आपकी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। ठीक है, इसके बारे में भी देख लीजिए कुछ फैक्ट। यह छिंदवाड़ा जिले में बहती है। कौन सी? पेंच नदी। ठीक है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में भी बहती है। छिंदवाड़ा से निकलती है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में भी बहती है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का बाघ परियोजना के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर बाघ परियोजना के लिए आरक्षित क्षेत्र है। पेंच नदी के दो बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। जो नागपुर शहर में स्थित है, वो ताप विद्युत संयंत्र को पानी की आपूर्ति करता है। और जो एक छिंदवाड़ा जिले में है, पेंच नदी पर मरचोवा गांव में पास नियोजित पेंच मोड़ परियोजना में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। प्रमुख बिजली कंपनियों अदानी और एसकेस लिमिटेड द्वारा 1320 मेगावाट की दो बिजली संयंत्रों से पानी का निजीकरण करने के बारे में अधिक। ठीक है, तो कितने मेगावाट की बिजली उत्पन्न करते हैं? 1320 मेगावाट। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय पेंच आपके हाइड्रोलिक परियोजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय सैन्य अकेडमी IMA किस राज्य में स्थित है? तो भारतीय सैन्य अकेडमी आपकी स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, देहरादून में ये स्थित है। यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में भी आप देख लीजिए। भारतीय सैन्य अकेडमी वह केंद्र है जहां भारत की सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, वहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है। यह 1 अक्टूबर 1932 को, कब? 1 अक्टूबर 1932 को 40 जेंटलमैन केटल बलों के साथ सक्रिय हुआ था। ये वाली डेट याद रखिए। सैन्य अकेडमी कब से स्टार्ट हुई? तो 1 अक्टूबर 1932। ब्रिगेडियर LP कॉलिंस एकेडमी के पहले कमांडेंट थे। तो पहले कमांडेंट कौन थे? LP कॉलिंस। दिसंबर 1934 में पहले बैच पायलनियर्स एकेडमी से पास करके निकला था। ठीक है, एकेडमी को जनवरी 1950 में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी NDA रूप से नया नाम दिया गया था। तो 1950 में इसका नया नाम रख दिया था। चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उमरिया में स्थित अभ्यारण्य है। तो उमरिया में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो यह आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा? बांधवगढ़। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि बांध बनाने में उम्र बीत जाती है। क्या होता है? बांध बनाने में उम्र बीत जाती है। तो उमरिया में कौन सा है? बांधवगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलिए इसके बारे में देखिए। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। कब राष्ट्रीय उद्यान बना? 1968 में। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 437 वर्ग किलोमीटर।
यहाँ बाघ को आसानी से देखा जाता है क्योंकि बांधवगढ़ में काफ़ी बाघ हैं। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 22 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से, सॉरी कितनी, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कई किलोमीटर में फैला हुआ है। उस उद्यान में एक मुख्य पहाड़ है जो बांधवगढ़ कहलाता है। इस उद्यान में क्या है, एक मुख्य पहाड़ है जो सबसे बड़ा है, उसी को बांधवगढ़ कहते हैं और उसी के नाम पर इसको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रखा है। 811 मीटर ऊंचे इस पहाड़ के पास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। पार्क में साल और बबूल के वृक्ष प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देते हैं। खजुराहो से बांधवगढ़ के बीच की दूरी 237 किलोमीटर है। इस बीच में, ठीक है, एक नदी बहती, केन नदी, जहां पर क्रोकोडाइल रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, क्रोकोडाइल रिजर्व उसको घोषित किया गया है केन नदी के। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई बांधवगढ़ के बारे में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है? तो किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ? तो ये है मोहम्मद रफ़ी साहब को। मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, देखिए इनके बारे में, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एक भारतीय फिल्म पार्श्व गायक थे। ठीक है, उन्हें भारतीय उपमहाद्वीपों के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली गायकों में से एक माना जाता है। रफ़ी अपनी बहुमुखी प्रतिभा और आवाज़ की रेंज में एक उल्लेखनीय थे। उन्हें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। कितने? 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। 1967 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। कब मिला पद्मश्री? 1967 में। 2001 में रफ़ी को हीरो होंडा और स्टारडस्ट पत्रिका द्वारा मिलेनियम के सर्वश्रेष्ठ गायक का खिताब से सम्मानित किया गया था। और 2013 में CNN IBN के सर्वेक्षण में रफ़ी को हिंदी सिनेमा में सबसे महान आवाज़ के लिए वोट दिया गया था। ठीक है, तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आपने जान लिया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अशोक स्तंभ, जिसका शहर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कहाँ स्थित है? ठीक है, जिसका चित्र आएगा, ठीक है, ये शहर लिख दिया यहाँ पर भी, जिसका चित्र भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो ये है अशोक स्तंभ, कहाँ आपके? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वाराणसी में भगवान काशीनाथ का मंदिर है, और सारनाथ में अशोक स्तंभ, जहाँ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक अपनाया गया है। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को ही सिंह चतुर्मुख कहते हैं, जो भारत सरकार ने अपने भारतीय चिन्ह के रूप में लिया है। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। यह सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष ही भारत की राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके आधार पर मध्य भाग में अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफ़ेद पट्टी पर रखा गया है। ठीक है, जो नीले कलर का होता है उस पर 24 तिलियाँ होती है। अधिकांश भारतीय मुद्राओं और सिक्कों पर अशोक का सिंह चतुर्मुख रहता है। ठीक है, तो सिक्कों पर हम देखते हैं अधिकतर ये वाली डिजाइन रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भोपाल में पैदा हुए भारत के 90वें राष्ट्रपति का नाम है। तो जो भोपाल में पैदा हुए थे भारत के 90वें राष्ट्रपति, इनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। शंकर दयाल शर्मा है, भारत के 90वें राष्ट्रपति रहे हैं और ये भोपाल के, मध्य प्रदेश के रहने वाले। इनके बारे में देखिए तो 19 अगस्त 1918 से 26 दिसंबर 1999 तक भारत के 90वें राष्ट्रपति थे। देखिए ये इनकी बर्थ डेट है 19 अगस्त 1918। ठीक है, 1918 में ये पैदा हुए थे और 26 दिसंबर 1999 को इनको मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भारत के 90वें राष्ट्रपति थे। वह भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। कब से कब तक? 1952 से 1956 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और कैबिनेट मंत्री थे 1956 से 1967 तक, जो शिक्षा, कानून, लोक निर्माण, उद्योग और वाणिज्य के राष्ट्रीय संस्थानों और अलग राजस्व विभाग को संभाल रहे थे। ठीक है, इतने मंत्री थे तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंडर में रखा था। वह 1972 से 1974 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और 1974 से 1977 तक केंद्र संचार मंत्री के रूप में भी सरकार में कार्य किया था। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे में उनके उत्कृष्ट योगदान और कानून के शासन के प्रति
प्रतिबद्धता के लिए लिविंग लीजेंड्स ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकग्निशन से सम्मानित किया गया था। तो ये अवार्ड भी इनको मिला था, शंकर दयाल जी शर्मा को। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? तो सी रामगोपालचारी, ये भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। बाकी इन्होंने बहुत सारे काम भारत के लिए किए, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए, आपको दिमाग में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रह जाएगी। चक्रवर्ती रामगोपालचारी, जिन्हें अनौपचारिक रूप से राजा जी या सीआर कहा जाता है, एक भारतीय राजनेता, लेखक, वकील व स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। रामगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे रामगोपालचारी, क्योंकि भारत जल्द ही 1950 में एक गणराज्य बन गया था। वह पहले भारतीय जन्म वाले गवर्नर जनरल भी यही थे। तो रामगोपालचारी अंतिम भी थे और प्रथम भी थे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आज़ाद हो गया और भारत में पैदा हुए ही गवर्नर बने थे। इससे पहले क्या थे, सारे ब्रिटिश नागरिक ही गवर्नर जनरल बनते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, मद्रास प्रेसिडेंट के प्रमुख, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, भारतीय संघ के गृह मामलों में मंत्री और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया था। तो रामगोपालचारी ने बहुत सारे पदों पर भारत की सेवा की है। रामगोपालचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी की, ठीक है। और भारत के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से पहले प्राप्तकर्ता में से एक थे। तो ये भी जब स्टार्ट में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया था, तो उनमें ये नाम भी आता है। उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया था और विश्व शांति और निशस्त्रीकरण के प्रस्तावक थे। अपने जीवनकाल के दौरान उन्होंने मैंगो ऑफ इस्लाम उपनाम से भी हासिल किया था। इस नाम से भी इनको जाना जाता था, रामगोपालचारी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे ओम बिरला जी राज्यसभा के उपाध्यक्ष है। राज्यसभा, सॉरी यहाँ पर अध्यक्ष आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में देखिए, तो ये भारत के राजनीतिज्ञ हैं जो लोकसभा के 70वें वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन सा नंबर के अध्यक्ष है? 70वें अध्यक्ष, ठीक है। वह राजस्थान के कोटी बूंदी निर्वाचित क्षेत्र से संसद के कार्य करते हैं। संसद में पहले उन्हें राजस्थान की विधानसभा में 3 बार चुना गया था, ठीक है। तो राज्यसभा विधानसभा में 3 बार चुने, उसके बाद ये सांसद बने और अब अध्यक्ष बन गए लोकसभा के। भारतीय जनता पार्टी के आपको पता ही होगा, ठीक है। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति अभी हैं रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में कब कब आपातकाल लगा है, ये देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है। कब कब लगा है? तो पहली बार श्याम चरण शुक्ला जब हमारे मुख्यमंत्री थे तब राष्ट्रपति शासन लगा था। 29 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। दूसरी बार सुंदरलाल बहुगुणा के टाइम पे लगा था, 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक। और तीसरी बार भी सुंदरलाल बहुगुणा ही मुख्यमंत्री थे तब लगा था, 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के जो हमने आज किए हैं। इसी तरह हमारा वीडियो आते रहेंगे, आप करते रहिएगा और चीज़ें डिटेल में जानते रहिएगा। सुबह में हमारा डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर का वीडियो आता है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एक बार आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।